हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यून। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 10 के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के बाकी के 9 सेट्स को आपने देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा ये सेट आने में लेट क्यों होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता है कि हमारे एप्लीकेशंस पे पेड कोर्सेज भी चलता है जिसमें हर 2 दिन पे 100 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इस 2 दिन में 100 क्वेश्चंस को सेट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और इस वजह से हम यहाँ पे अलग से 100 क्वेश्चन सेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपना प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। उनको हर 2 दिन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग। साथ में उनको नोट्स दिया जाते हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स दी जाती हैं, करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, हर तरह से उनको कंप्लीट वहाँ पे गाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा हूँ, जिस वजह से हम यहाँ पे नहीं डाल पा रहे हैं सेट को, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए मेरे पास कुछ खास है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 9 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सेट नंबर 9 को लगा लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि सेट नंबर 9 का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 133.5 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 111.9 मार्क्स रखा गया था। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको और थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि गुप्त युग के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है। स्कंदगुप्त से कौन सा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, एरड़ शिला स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए, आप इसको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में किया था, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में किया था। इसको याद रखिएगा। और बाकी के बारे में आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं और ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू परिवेष्ट नहीं है। तो यूक्रेन जो होता है वो नहीं है, बाकी तीनों देश हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था संघ और राज्य सरकारों की प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा करता है। तो ये करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है और इनका संबंध हो जाता है अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाता है जैन धर्म से, जैन दर्शन से, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय कौन थे, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दिया था, ये भी याद रखना है। कण्व की राजधानी कहाँ थी, कण्व की राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ साथ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, इसको आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी, तो कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव। इसको याद रखिएगा, कर्ण वंश एक ब्राह्मण वंश था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भूमि कर का नाम क्या था। भूमि कर को किस नाम से लिया जाता था, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, खराज। खराज भूमि कर हुआ था। और बाकी अगर हम बात करें जक़ात क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, जक़ात के संदर्भ में हम कह सकते हैं जक़ात जो होता था वो मुसलमानों से जो उनकी प्राप्त संपत्ति थी उसका 2.5% कर लगता था। और खाम की बात करें तो ये पकड़े गए जो भी लूट के माल थे उसके 5वां भाग लगता था। जजिया कर अगर हम बात करें तो ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ही वो वैसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिलहाल यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक से 2-3 पॉइंट्स और याद रख सकते हैं, जैसे इन्होंने दीवाने बदंगान की स्थापना की थी और साथ ही साथ दीवाने इस्तिहाक की भी स्थापना की थी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए मैं 25 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये 25 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको हमारे एप्लीकेशंस पे मिलेगी, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस 299 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए रहेगा। 149 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया गया, साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया, ताकि आप टेस्ट लगाने के बाद वीडियो के थ्रू और भी एक्स्ट्रा पॉइंट को जान सकेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी डाली गई है, ऐसा नहीं कि आपको टाइम टू टाइम डाला जाएगा, ऑलरेडी ये डाली जा चुकी है। या फिर आप चाहो तो इसको 2 दिन में ख़त्म करो 25 सेट को, या फिर आपको
1 महीने लगाना है, यानी इसकी वैलिडिटी आपको 4 मंथ की दी गई है। आप आराम से सेट लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2 से 3 दिन के बाद आप एक सेट लगाइए और इस सेट को अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उस टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो और बाकी जो आप सेट लगाएंगे उसमें आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो सके। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स की प्राइस 149 सिर्फ और सिर्फ आज के लिए रखी गई है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, आप वहाँ पे इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाना है और वहाँ पर अपना जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं और इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स की ओल्ड लेडी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ओल्ड लेडी गांधी के रूप में हम लोग मानतीगिनी हाजरा को जानते हैं। मानतीगिनी हाजरा, ऑप्शन ए। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें काफ़ी उद्योगों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक जुलूस का आयोजन किया था? तो राजा जी के नाम से प्रसिद्ध है श्री राजगोपालाचारी, और इनके संबंध में 1-2 पॉइंट्स और याद रख सकते हैं। उनको 1954 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारतीय थे, ये ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। अगला पॉइंट्स, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अगर हम यहाँ पे सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कह सकते हो कि इतिहास लेखन पर जोर दिया था, ये गलत है क्योंकि इसने इतिहास पर और इतिहास पर कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ पे साफ इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि जजिया कर लगाया और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने चित्रकला विभाग को बंद कर दिया, इतिहास लेखन की प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था? 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का जो विचार दिया गया था एम.एन. रॉय ने दिया था। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी कह सकते हैं, ऑप्शन सी, तमिलनाडु के साथ संबंध रखते हैं। किस खनिज का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है? ब्राउन डायमंड के नाम से लिग्नाइट को जानते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रोटोजोआ से मलेरिया। प्रोटोजोआ से और कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे सोने की बीमारी यानी कि जो निद्रा रोग होता है उसको कह सकते हैं, पायरिया होता है, पेचिस होता है, कालाजार, ये सभी इसी के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर परजीवी कह सकते हैं। इसका वाहक यहाँ पे पढ़ सकते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर होता है और प्रभावित अंग पलीहा। अगला पॉइंट्स कि जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो इसे पारित करना होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। ए राइट आंसर होगा। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित किन तटों पर स्थित है? डार्लिंग जो रेंज है वो दक्षिण पश्चिमी तट पर पड़ता है। उत्तर पूर्वी तट से एक प्रश्न और याद रख सकते हैं। उत्तर पूर्वी तट ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ इसको कह सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? अपरहत कहा जाता है बिना जोती हुई वन भूमि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तात्या टोपे ध्यान रखिएगा कानपुर से संबंध थे। 1857 के कानपुर में सैन्य नेतृत्व इन्होंने संभाला था। ठीक है, और अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष संपत्ति कर को कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जीएसटी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रशीतन में प्रयुक्त यौगिक कौन सा होता है? प्रशीतन में तरल फ्लोरीन। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हम यहाँ पे कह सकते हैं भाग 9 के फर्स्ट, नगर पालिका से। ठीक है, नगर पालिका, जबकि भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज के बारे में बात की गई है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन ए। क्यूरी किसकी इकाई होती है?
तो क्यूरी जो होता है रेडियो धर्मिकता यानी रेडियो एक्टिविटी की धर्मिकता जो है इसकी इकाई होती है ऑप्शन ई। कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? कृत्रिम हीरा के नाम से हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को जानते हैं, SiC सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड से 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा, जैसे इसको हम लोग कार्बोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज 1891 में एडवर्ड आचेसन के द्वारा की गई थी, एडवर्ड आचेसन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ASV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध हो जाता है किस खेल से? तो ऑप्शन बी, हॉकी के प्लेयर है, ऑप्शन बी। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ता है कोलकाता में। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। हार्मो संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हार्मो संधि के द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ए विल बी करेक्ट आंसर। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये अधिनियम पारित हुआ था 1994, डी विल बी राइट आंसर, 1994। अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या होता है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिया है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की जो घाटी होती है वो कह सकते हैं हिमानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ए विल बी राइट आंसर, हिमानी क्षेत्रों में। अगला पॉइंट्स, किसके द्वारा रोम पर आक्रमण के साथ रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त हो गया? भारत का व्यापार समाप्त हो गया, यहाँ पे कह सकते हैं हुंड। ठीक है, हुंड, ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या नाम दिया गया? भौगोलिक नाम दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ए डाउन्स। अगला पॉइंट्स, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और ई और के होता है। ठीक है, ई, डी, ई, के, इसको याद रखिएगा। गैलवन नदी किसको दो खालिस्तान के भागों में बहती है? गैलवन नदी। तो गैलवन नदी जो होता है अक्साई जो चीन है इसके भागों में बहती है, ऑप्शन बी। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 कह सकते हैं, और उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने सीताबर्डी नामक स्थान पर भोसले मराठा शासक को पराजित किया। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा पद समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। मटर के पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं? मटर के पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखा गया। पहला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, गलत है क्योंकि बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों का जो लखनऊ सम्मेलन हुआ था जिसमें दोनों की एकता हो गया था, 1916 में अधिवेशन में संपन्न हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा का आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? मैदान का विस्तार 43%, ऑप्शन डी। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित हो जाने पर थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। सोपारा नामक प्राचीन बंदरगाह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? सोपारा नामक प्राचीन बंदरगाह ये पड़ता है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था जो कि 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? तो इसको याद रखिएगा, भाग्य विधाता, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, भाग्य विधाता। राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले गाया गया था 1911 में, यानी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, और ये प्रकाशित हुआ था भाग्य विधाता के नाम से। अगला पॉइंट है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, RNT जिसको कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस संधि के साथ तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? तीसरा कर्नाटक युद्ध का समापन पेरिस की संधि के तहत हुआ था, इसको याद रहेगा, कह सकते हैं 1763 में, 1756 से 1763 चला था। अगला पॉइंट कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट ऑफ
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो हर 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। ए होगा राइट आंसर। समुद्री जल में उपलब्ध किन खनिजों की मात्रा का सही अवरोही क्रम कूट के प्रयोग करके सही देना। तो हमें यहाँ पे बताना क्या, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा जो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके बाद सेकंड नंबर पे कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो 2-1 कहाँ पे मिल रहा है? 2-1 यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा के शोक के रूप में महानदी को जानते हैं, इसको याद रखिएगा, जबकि बिहार के शोक के रूप में कोसी और बंगाल के शोक के रूप में हम लोग दामोदर को जानते हैं। केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो सी विल बी राइट आंसर, वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका संबंध 280 अनुच्छेद में दिया गया। 5 वर्षों के लिए गठन किया था, प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से वह कौन सा वर्ग है जिसकी मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? सबसे अधिक हानि होता है किसे? लेनदार को। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, लेनदार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन स्वदेशी बैंकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? स्वदेशी बैंकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है आरबीआई। आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में, इसको याद रखिएगा, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। मंदड़िया तथा तेंजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो जिसको हम लोग बुल्स एंड बियर के नाम से भी जानते हैं, शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर बाजार। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन जो हुआ था, एक्चुअली मैं आपको बता दूं 1947 से लेकर के अब तक 3 बार हुआ है, जिसमें 1944, 1966 और 1991 है। तो लास्ट बार 1991, ऑप्शन बी। अवमूल्यन जो होता है उसमें क्या होता है कि अवमूल्यन होने से आयात में कमी हो जाती है जबकि निर्यात में वृद्धि होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। सी विल बी राइट आंसर। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा जो है वो हम कह सकते हैं गुरनार मिडल। सी विल बी राइट आंसर। और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले अनवरत योजना जो थी, यानी कि 1978 से 1983 के लिए जो बनाया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद गुरनार मिडल की एशियन ड्रामा में ही लिखी गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट वन है कि प्राकृतिक रबड़ सामर्थ्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यानी प्राकृतिक रबड़ को थोड़ा लचीला बनाने के लिए थोड़ा सा बहुत लचीला होता है, जब वो डायरेक्ट प्राप्त होता है तो उसको थोड़ा सा लचीला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी। अगला पॉइंट से कि निम्न में से कौन सी उपधातु है? कौन सी उपधातु है? तो आर्सेनिक यहाँ पे कह सकते हैं उपधातु, ऑप्शन ए आर्सेनिक। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, यह विचार किसने रखा था? यह विचार रखा था जोसेफ प्राउस्ट। ए करेक्ट होगा, जोसेफ प्राउस्ट। रचना एवं कार्य की नज़र से विभिन्न जीवों और वातावरण में मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया था? जेनेटिक्स नाम का उपयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी W वाटसन के द्वारा, W वाटसन। निम्न में से भूमिगत तने का रूपांतरण का उदाहरण है? भूमिगत तने के रूपांतरण का उदाहरण आलू, प्याज और अदरक कह सकते हैं। केसर भी इसके अंतर्गत आता है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखिए, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम ऑप्शन ए, जिसमें इटाई रोग आपको पता हो कैडमियम के कारण ही होता है। 1579 में अकबर ने मजहर नामक लेख पत्र जारी किया था। निम्नलिखित में से इसके क्या प्रभाव थे? तो मजहर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अकबर को विवादग्रस्त विषयों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था इसके द्वारा। तो सी करेक्ट है। जल में आसानी से घुलनशील कौन सा होता है? जल में आसानी से घुलनशील होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑप्शन बी। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान निपुणता हासिल की है? तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद से, डी करेक्ट होगा, सरोद। अगला पॉइंट, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? फिनिक्स फार्म का संबंध महात्मा गांधी से और ये आपका डरबन में पड़ता है। सी करेक्ट होगा। पराना पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? पराना पोर्टल को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय। डी विल बी राइट आंसर, पर्यावरण मंत्रालय। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थापित किया गया? वायु शोधन टावर
तो ये आपका स्थापित किया गया चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया। देखिए, इस वर्ष का थीम क्या था? विश्व साक्षरता दिवस इस वर्ष का थीम था लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नारोइंग द डिजिटल डिवाइड, इसका रखा गया था थीम। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय गोल्फर को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो ये मिला है जीव मिल्खा, ठीक है, जीव मिल्खा, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ है? तो ये आपका स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? तो कह सकते हैं ऑप्शन डी, आइसलैंड में। यह प्लांट मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया। सोच सकते हैं किस तरह का ये प्लांट है। अगला पॉइंट्स, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया? गाओफेन 502 लॉन्च किया चाइना ने, ए होगा राइट आंसर। टोक्यो पैरालंपिक खेल में पदक विजेता वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने? आईएएस अधिकारी कौन बने? सुहास इथिराज, ठीक है, इथिराज होगा, इथिराज, ऑप्शन बी, सुहास इथिराज। भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका स्थापित किया गया हैदराबाद में, डी विल बी राइट आंसर, हैदराबाद में। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया? तो ये होगा राइट आंसर, इटली। इटली, इस वर्ष का G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ वो भी आपका इटली में ही हुआ है। किस राज्य ने रिन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका राजस्थान, ऑप्शन ए, राजस्थान। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो 30% के बढ़ा करके 50% की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो ये कह सकते हैं इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर निम्नलिखित में से किसने यह खिताब अपने नाम किया? तो डैनियल मेदवेदेव ने हरा करके, जो कि रूस के प्लेयर है, तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन ए। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये कह सकते हैं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ए और बी दोनों, यानी कि मैरी कॉम के साथ मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। किस देश में मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FYE-3E लॉन्च किया गया? FYE-3E लॉन्च किया गया कहाँ पे, किस देश में? तो यहाँ पे कह सकते करेक्ट होगा ऑप्शन बी, चाइना में, ठीक है, चाइना में। जुलाई 2021 में किस देश ने संघीय स्तर पर मृत्यु दंड पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, अमेरिका। अमेरिका। हाल ही में समाचारों में देखा गया ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका पड़ता है, हाल ही में चर्चा में था फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस, ऑप्शन सी। चर्चा में क्यों था इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। जबकि दूसरे स्थान तीसरे स्थान किसको मिला है? उड़ीसा दूसरे स्थान पर, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश, जबकि झारखंड जो है कोकिंग कोयला में सबसे बड़ा उत्पादक है। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इस मोबाइल ऐप का नाम रखा गया मत्स्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया? तो नया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, डी होगा राइट आंसर, अनुराग ठाकुर। हाल ही में खबरों में देखा गया रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभयारण्य का संबंध हो जाता है राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन ए। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ पॉइंट से लिखा गया, इसको थोड़ा सा पढ़ के समझ लेंगे। निम्न में से किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी।
निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? यूरो 2020 का खिताब किसने जीता? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शंस बी, यानी कि इटली फुटबॉल टीम ने इंग्लैंड को हरा करके। विंबलडन 2021 का खिताब जीतकर नोवाक जोकोविच ने कौन सा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया था? तो आपको पता है कि इस वर्ष की लगातार 3 बार ये विजेता रहे थे, यानी कि जो 4 ग्रैंड स्लैम होता है स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के विजेता रहे थे, और चौथी विजेता में ये हार चुके थे। ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, मेडवेडेव ने इनको हराया था। लेकिन लगातार तीनों जीतने के पश्चात, यानी जो विंबलडन हुआ तीसरी बार, ये उसके 20वें इनका ग्रैंड स्लैम खिताब था। सी विल बी राइट आंसर। अगला पॉइंट है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% की वृद्धि कर दी जाए। पहले 20%, यानी डायरेक्ट इसको हम लगाते हैं क्या, 2x + x²/100 डायरेक्ट। ठीक है, तो 20 दूनी कितनी हो जाएगी 40, और 40 हो गया, ऊपर में आपका 20 × 20, 00 से 00 खत्म, यानी 4, तो 44% करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला पॉइंट देखिए, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज़ी से भरता है। बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। मान लीजिए कि एक पाइप है जो कि x में भरता है, तो जो दूसरा पाइप होगा क्या कह रहा है, पहला जो पाइप है किसी अन्य की तुलना में 3 गुना तेज़ी से भरता है, यानी जो दूसरा होगा वो 3x में भरता होगा, तो ये x में भरता होगा, तभी तो इसके 3 गुना हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों कैल्शियम 3x, अब बात समझ लीजिए, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो हो गया ना कि अगर ये एक दिन में 1 यूनिट भरता है तो ये 3 यूनिट भरता है, तभी तो 3 गुना हो गया। अब प्रश्न में कह रहा था कि दोनों मिलकर के उस टंकी को कितने में भरते हैं? टोटल 36 मिनट में भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारा हो गया 3x/4, यानी दोनों को जोड़ देंगे 4 बराबर हो गया कितना 36, तो इसको कटाएंगे तो 12 × 3 = 36, यानी x की जो वैल्यू होगी 48 हो गया। अब यहाँ पे हमें समझना है x की जो वैल्यू हो गया वो 48 है। ठीक है, x की वैल्यू 48 है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 48 में 3 से गुना करेंगे तो 144। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया था कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ये जो आपका कितना ले रहा है 144 मिनट। 144 मिनट को हम अच्छे से देखें तो कह सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 200 मीटर और 100 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं, 25 किलोमीटर और एक 35 किलोमीटर की गति से समानांतर गति से कह सकते हैं विपरीत दिशा में, यानी एक इधर से जा रहा है तो एक इधर से आ रहा है, चलती हुई दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगा? तो बहुत सिंपल तरीके से समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी उन दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल हो गया 300 मीटर की डिस्टेंस, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो दोनों के चालों को जोड़ देंगे, तो 25 और 35 को जोड़ देंगे तो 60, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से गुना करके, तो 18 आपका ऊपर चला गया, 6 × 25 = 300, 300 खत्म, 18 सेकेंड करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2x + 4y - 8xy - 1, तो इसे हमें तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? तो 2x + 4y - 8xy - 1, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2x को कॉमन करता हूँ, यहाँ पे 1 हो गया, और इसमें से क्या करते हैं देखिए 2x कॉमन गया है तो यहाँ पे क्या बचा 4y। अब यहाँ पे क्या करते हैं -1 मैं कॉमन करता हूँ, -1 कॉमन करूँगा तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4y। ठीक है, अब इन दोनों को मैं कॉमन कर लेता हूँ, 1 - 4y कॉमन करेंगे तो अब अंदर में क्या बच जाएगा 2x - में 1। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर, 1 - 4y × 2x - 1, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये सेशन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।